हेलो नमस्कार, वेलकम टू रिद्धि सिद्धि क्लासेस। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पूरा इतिहास का रिवीजन। ठीक है। और वो सा जितना भी रिवीजन है वो सारा हैंड है, और जो पूरा है लिसन बुक के आधार पर है। ठीक है, चलो शुरुआत कर लेते हैं। क्योंकि मैं रिवीजन करना है और रिवीजन बिल्कुल क्विक रिवीजन होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको, मेरी जो आवाज़ को सुनते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। इसके साथ इसको बीच बीच में स्टॉप करके, पॉज करके आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है। मार्को पोलो ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। हम इतिहासकार के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पहली क्लास में इतिहासकारों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वो जो पिछली क्लास में हमारा हो रखा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे मार्को पोलो के बारे में। ठीक है, ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे जो जितने भी इतिहासकार थे वो कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो मार्को पोलो के बारे में बताया गया है कि ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली प्रमुख जानकारियां। ठीक है, 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख में बोगाज कोई, अभिलेख का नाम है बोगाज कोई, जो एशिया माइनर से वैदिक देवता मिस्र, वरुण, इंद्र और नाथसे, नाथसे मतलब अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। ठीक है, और मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का होने यह प्रमाण यवन राजदूत होलीडोरस से वैश्नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख शक हो रहा है। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने वाली प्रमुख जानकारियों के बारे में हमने बताया कि जो 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगास कोई, जो एशिया माइनर के वैदिक देवता मिस्र, वरुण, इंद्र और नाथसे अश्विनी कुमार के नाम से मिलते, नाथसे जो अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। हमारे देश में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण या होने का प्रमाण यवन राजदूत होलीडोरस से वैश्नगर विदिशा, जो वैश्नगर है उसका नाम क्या है, विदिशा, जो गरुड़ स्तंभ लेखक से प्राप्त है। ठीक है, तो हॉलीडोर किससे प्राप्त है, वो गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा, सकोरा। ठीक है, तो इसको रिवीजन के रूप में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। ठीक है, किस सुना देगा हाथी गुफा का सर्वप्रथम भारत का जिक्र किस अभिलेख में है, तो भारत का अभिलेख किस अभिलेख में, हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम जो हूण आक्रमण हुए थे उसकी जानकारी हमें किस अभिलेख में मिलती है, किस अभिलेख में मिलती है, तो हूण आक्रमण जो भीतरी स्तंभ लेख है उससे प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरिन अभिलेख में, जो शासक भानुगुप्त, शासक कौन था उस समय, भानुगुप्त था, तो एरिन अभिलेख में प्राप्त होता है। या पर अब मतलब उसमें जानकारी मिलती थी सती प्रथा की। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की जितनी भी श्रेणियां थी उनकी जानकारियां हैं वो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता था। तो क्वेश्चन आ जाएगा आपके कि जो अभिलेखों का अध्ययन है उसे क्या कहते हैं, तो एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, कश्मीर नवपाषाणिक पुरातत्व बुरुजोम से गर्तावर्ष यानी गड्ढाघर का साक्ष्य मिलता है। तो अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि गड्ढाघर का साक्ष्य कौन से अभिलेख में मिलता है, तो कश्मीरी नवपाषाण बुर्ज होम से, किससे, बुर्ज होम से। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, और उस अभिलेख में क्या लिखा मिला, जो घर थे और गड्ढा घर थे उसके अंदर नीचे जाने के, अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को हाथ सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। तो प्राचीनतम सिक्कों को 8 सिक्के कहा गया और इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। क्वेश्चन आ जाएगा सबसे पहले सिक्कों पर जो लेख लिखने का कार्य किसने किया, तो वो यवन शासकों ने किया। ठीक है, आगे चलते समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट है। जो अरिकमेडु वो स्थान है जो कहाँ निकट है,
पुडुचेरी के निकट इसे रोमन सिक्के प्राप्त हुए। जहां से क्या प्राप्त हुआ? रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अब महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक के बारे में बात करेंगे। तो जो हाथी गुफा अभिलेख है, उस समय शासक कौन था? कलिंग राजा खांकेल। जूनागढ़ अभिलेख के बारे में तो रुद्रदामन। नासिक अभिलेख तो गौतमी बालश्री। प्रयाग स्तंभ अभिलेख तो समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख तो पुलकेशिन दैत्य। मंदसौर अभिलेख तो मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख तो प्रत्यार नरेश भोज। ठीक है, इस प्रकार जो अभिलेख थे और उस समय के शासकों के बारे में इस तरह से इतिहास में वर्णन है। अब आते प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल? प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटना का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। इतिहास किसे कहते हैं? जिसका लिखित रूप में मतलब जो इतिहास है वो लिखित रूप में वर्णन किया गया या अभी उपलब्ध है, और जिसका कोई लिखित रूप में विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। यानी कि आदि इतिहास है, आदि ऐतिहासिक काल वो काल है जहाँ पर ऐसी भाषाएं, ऐसी लेखनी यूज की गई है जिसका पता नहीं, जो क्या लिखा है, कैसा लिखा है, उसके बारे में देख तो पा रहे हैं कि ये चीज लिखी हुई है, लेकिन उसको पढ़ नहीं पा रहे, उस भाषा का ज्ञान नहीं, उस लिपि का ज्ञान नहीं। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस, यानी जो मानव है वो मानव को होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। एक इसमें वर्णन है प्रागैतिक। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। जो पूर्व पाषाण युग है उसमें जो मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में हुआ एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार के बारे में पूछा जाए तो पूर्व पाषाण काल में हुआ, और जो पहिए का आविष्कार वो किसमें? नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। ठीक है, तो मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति है जो वो नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले जो पालतू जानवर उसको किसको पाला था? कुत्ते को पाला था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी। तो प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी था, और इसका प्राप्ति स्थल है जो अतिरिक्तम था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, और प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। आगे बढ़ते हैं। पल्लवावरम नामक स्थान पर सर्वप्रथम भारतीय पूर्व पाषाण कलावर्ती की खोज हुई थी। भारत में सर्वप्रथम प्रशस्त्र युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर से बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, जो सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, अब आ जाते हैं सिंधु सभ्यता। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के बारे में देखें तो सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषक पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। यानी कि जो पूरा तत्व जितने भी सड़े गले पदार्थ थे, रेडियो कार्बन C14 जैसे, यानी कि जो पुराने दबे हुए अवशेष थे, उससे जो सिंधु सभ्यता की पहचान की गई थी। ठीक है, तो कब की थी? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर शाहनी ने की। किसने की? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर शाहनी ने। सिंधु सभ्यता के प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता था। सिंधु सभ्यता के प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता। इस सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुतकोड बलूचिस्तान में, पूरा स्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में,
उत्तर पूर्वांचल मादा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर के अंदर है, तथा दक्षिण पूर्वांचल दाइमाबाद जो जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का सिंधु प्रदेश या सिंधु प्रदेश सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता को क्या कहते थे? सिंधु प्रदेश या सिंधु प्रदेश सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गणवारी वाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। तो 6 प्रमुख स्थल कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के? तो वो पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा है गणवारी वाला, चौथा है धोलावीरा, पांचवा राखीगढ़ और छठा है कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए, और जब से भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो सबसे ज्यादा पुरास्थल है, जो पुरातात्विक स्थल है, वो कहाँ से खोजे गए? गुजरात से खोजे गए। लोथल एवं सुतकोटा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सरंगी पशु का अंकन मिलता है। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चोंदड़ो में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजों और खिड़कियों सड़क की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के निवास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी वो थी हमारी गेहूं, और जो सेंधुवासी जो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। सुतकोट, कालीबंगन एवं लोथल के सेंधुकालीन घोड़े अस्थिपंजर मिले। सेंधुकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले। 3 की स्थिति संभवतः 16 के अनुपात में थी। 3 की स्थिति संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया में अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु कहलाता है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्विक रिवीजन करेंगे, और आप मेरे साथ बिल्कुल ध्यान रख करके पढ़ते रहिए। ठीक है, ध्यान रख। आयातित वस्तुएं तथा प्रदेश। तांबा जो खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान क्षेत्र से। चांदी अफगानिस्तान, ईरान से आता था। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से आता था। टिन अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद जो सौराष्ट्र। लाजवर्द मेसोपोटामिया से। शीशा ईरान से। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णित वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह के सर्वोपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में माता देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए एक विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक फैलाने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज एक मात्र सत्तात्मक था। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुओं को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन
किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंकन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला स्तर सामान्य लोगों के रहने हेतु, यानी कि निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था, यानी कि सामान्य लोग वो भी किले के अंदर रहते थे। पर्दा प्रथा एक एवं वेश्य प्रथा सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंका में युग्म समाधियां मिली हैं। और लोथल एवं कालीबंका में जो युग्म समाधियां मिली हैं, सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण है वो बाढ़ था। ठीक है। आग में पकी हुई मिट्टी को कीटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? कीटा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति के बारे में अब पढ़ने वाले। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से, उसके बारे में पढ़िए। प्रमुख स्थल हड़प्पा, जो कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और उत्खननकर्ता कौन है? तो उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वर्ष 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, जो जिसका स्थान कौन सा? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। ठीक है। दूसरा मोहनजोदड़ो, जो कहाँ है? सिंधु नदी। नदी कौन सी है? मोहनजोदड़ो के सिंधु। राकलदास बनर्जी ने इसके उत्खनन करता है, खोज करता है। 1922 में खोज की गई थी। जो स्थिति है, जो पाक है सिंध प्रांत यानी कि लरकाना जिला के अंदर है। तीसरा है चन्हूदड़ो। और नदी की बात करें तो सिंधु नदी। और खोज करता है गोपाल मजूमदार। वर्ष है 1931। जिला है सिंध प्रांत जो पाकिस्तान के अंदर है। चौथी है कालीबंकन। नदी है घग्गर। बीबी लाल 1953 से राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में खोजी गई। कौन सी? घग्गर नदी। और इस घग्गर नदी को क्या कहते हैं? सूखी नदी भी कहते हैं या मर्त नदी भी कहा जाता है। ठीक है। कोटदेजी जो सिंधु है, फजल अहम इसकी खोज करता है, उत्खनन करता है। और वर्ष 1953 में इसकी भी हुई है। ये भी सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में मौजूद है। अब आ जाता है रंगपुर। रंगपुर मादर नदी के पास, रंगपुर मादर नदी का स्थल है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। 1993 से 94 में इसकी खोज की थी गुजरात का काठियावाड़ जिला में। रोपड़ जो सतलज नदी के पास है या सतलज नदी वाला क्षेत्र है, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। ठीक है। और 1953 से 1956 के बीच पंजाब का रोपड़ जिला में की गई। आगे आते हैं लोथल क्षेत्र, जो भोंगवा नदी लगती है। ठीक है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी 1955 से 1962 के, जो अहमदाबाद गुजरात में हुई। आलमगीरपुर जिसकी खोज जो इंडन नदी के तट पर है और खोज करता या उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा है। ठीक है। 1958 में खोज हुई थी। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में है। सुतकागेडोर जो दास, अगली है जो हमारी सुतकागेडोर। ठीक है। नदी है दास्क। और आरंगटाइस इसके जो इसकी क्या खोज करता थे। 1927 एवं 1962 में इसकी खोज की मकरान में समुद्र पाक तट पर। ठीक है। नेक्स्ट है वनमाली, जो रंगोई नदी के तट पर है। रविंद्र सिंह बिष्ट इसकी खोज करता है और इसकी खोज 1974 में हिंसा जिले में की गई थी। अगली है लास्ट है हमारी धौलीवीरा। और ये भी जो सेम रंगोई नदी पर रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी 1990 से 1971, कच्छ गुजरात का हिस्सा है। ठीक है। इस आगे चलते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैदिक सभ्यता। अब आते हैं वैदिक सभ्यता पर। चलो, वैदिक सभ्यता का विभाजन दो भागों में। ऋग्वेदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 700 ईसा पूर्व। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे।
मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। ठीक है, तो जो आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे, मैक्स मुलर नामक इतिहासकार है जिसने आर्यों का मूल स्थान है जो मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विश्व, जन एवं राष्ट्र। ग्राम के मुख्य ग्रामीण एवं विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाते थे, जिनके शासक को राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार तथा कमांडी नामक अधिकारी रत्निक कहे जाते थे। इनकी संस्था राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूर्व दुर्गवर्ती एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा क्षेत्र एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधि करती थी। इसके अध्यक्ष को इंसान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में ये युद्ध पुरुषणी जो रावी नदी के तट पर सुदास एवं दास जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था या विभक्ता। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णी का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था और कुल थी, जिसका मुख्य पिता होता था, जिसे कुलुप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दापण का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, गोंगा, सिकदा, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: बांस, अधिबांस, उष्णेस। अंदर पहने जाने वाले कपड़ों को निवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के लिए मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ एवं दूध कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अदन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई वस्तु लोहा थी, जिसे श्यामेश कहा जाता है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को बैकनोट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। उत्तरवेदी काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तरवेदी काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तरवेदी काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। प्रमुख दर्शन चावाक
जिसके प्रवर्तक कौन थे? चार्वाक। योग जिसके प्रवर्तक थे पतंजलि। सांख्य जिसके कपिल। न्याय जिसके गौतम। पूंजी मीमांसा जिसके जैमिनी। उत्तर मीमांसा जिसके बादरायण। और वैशेषिक जिसके कणाद या उल्लूक। ऋग्वेदिक कालिक नदियां, प्राचीन नदियां कुर्सा जो कि खुर्रम आधुनिक स्थान का खुर्रम। कुंभा जिसका आधुनिक स्थान काबुल है। विस्ता जो झेलम नदी के नाम से। अस्किनी जिसका नाम चिनाब है। पुरुषमाण जिसका नाम रावी है। पुरुषणा जिसका नाम रावी है। शतद्री जिसका नाम सतलज है। विपाशा जिसका नाम व्यास है। सदानीरा जिसका नाम गड्डक है। और दृष्टद्योति जिसका नाम घग्गर है। घग्गर का प्राचीन नाम दृष्टद्योति था। इसके अलावा गोमती का जो प्राचीन नाम था वो गोमल था। सुवस्तु का प्राचीन नाम स्वात्र था, स्वात्र था या स्वात्र था। इस प्रकार नदियों के जो है प्राचीन नाम थे। उत्तरवेदी काल में हल को सिरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तरवेदी काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें से प्रकृति का पहला तत्व है। जो प्रकृति क्या है वो पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मूढ़ को उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई थी। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से ही है। उत्तरवेदी काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य भी दो प्रकार के, कौन सा? महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नाम संस्था का जन्म उत्तरवेदिक काल में हुआ था। ऋग्वेदिक कालीन देवता और उसका संबंध। पहला इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता था। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्य था। ये क्या करता था? अग्नि जो देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता करने का काम करता था। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता जो विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन एवं रात का करता था, जो वरुण कहलाते थे। घो जो आकाश का देवता, जो सबसे प्राचीन है। सोप जो वनस्पति का देवता माना जाता था। उषा जो प्रकृति एवं उत्थान माना जाता था। आगे अश्विनी जो विपत्तियों को हराने वाले देवता माने जाते थे। उसके बाद है पूजन जो पशुओं का देवता माना जाता था। विष्णु जिसे विश्व के संरक्षण एवं पालनहर्ता कहा जाता था। मरुत जिसे आंधी एवं तूफान का देवता कहा जाता था। इस प्रकार हमारे जो सारे इतिहास के जो जनपद है उसके में, ठीक है, तो उत्तरवेदिक काल और ऋग्वेदिक काल है जो समाप्त हुआ। अब आगे हम पढ़ेंगे महाजनपद। किसके बारे में पढ़ेंगे? महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और कितने महाजनपद है हमारे? कुल 16 महाजनपद है, ठीक है। कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद है। इनके बारे में पढ़ाई करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर क्या करें, इन नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। और हमारे अगर रिवीजन क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। तो आगे आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।